हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो आप सभी ने देखा कि पिछले वीडियो में हमने अपनी क्लास 11th इलेक्टिव का वर्णनात्मक प्रश्न शुरू किए हमारी अंतरा बुक से, और हमारा पहला अध्याय था दोपहर का भोजन। हमने उस पर आधारित करीबन 15 वर्णनात्मक प्रश्नों को देखा। चलिए अब हम आ गए हैं अपने दूसरे चैप्टर दोपहर के भोजन में। ये कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है अमरकांत जी ने। अमरकांत जी ने एक अत्यंत निर्धन गरीब परिवार की एक मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है, जहां पर हम वाकई ही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो गरीब परिवार होते हैं उनके लिए रोजी रोटी खाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम काफी सोच में पड़ गए कि गरीब परिवार किस तरीके से अपनी एक बेसिक जरूरत भोजन भी जो है जिनको पूरी तरीके से नसीब नहीं हो पाता, और उनके घर की जो स्थिति होती है सिर्फ उसका एक वानगी मात्र हमारे सामने प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो कहानी हमने पढ़ी हुई है और इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे चलिए देखते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न हम आपके सामने तो करीबन 15 लेकर आए हैं, लेकिन इन प्रश्नों में आप काफी हद तक चीजें देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में जो चीजें आती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश किया करिए जो क्वेश्चन लिखा गया है, फिर उसके बाद आंसर्स में हम आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के स्वरूप बहुत बेहतरीन तरीके से बदले जा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार पलट कर पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से, लेकिन आंसर तो एक ही रहेगा ना। तो इसीलिए कह रही हूँ क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से और फिर आंसर देखिएगा। तो अगर क्वेश्चन बदल भी जाए तो आपको आंसर्स पता रहेंगे कि भाई इनमें लिखना अंदर हमें क्या है। ठीक है, तो चलिए इन 15 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, खाना बनाने के पश्चात सिद्धेश्वरी की जो मानसिक स्थिति हुई उसे अपने शब्दों में लिखिए। भाई उसे खाना तो बनाया, वो खुद भी भूखी थी, पानी पीकर गुजारा कर रही थी, लेकिन वो घर के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं बना पाई, है ना। सिद्धेश्वरी उदास थी, उन्मत्त थी, गरीबी ने उसे चिंतित कर दिया था, इसीलिए भूख प्यास दोनों भूल गई थी। अचानक प्यास की तीव्रता ने उसे बेचैन किया और उसमें उन्माद की स्थिति में पानी पिया और लेट गई। भाई बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो भाई पानी से भी पेट कब से बुझाया जाए, तो जैसे ही उसे पानी पिया उसको दर्द हुआ, वो पेट पकड़कर वहीं जमीन पर लेट गई। वह लेटी किंतु चिंता में उसे बेचैन कर दिया। वह उठ बैठी और आंखें मलने लगी। अचानक उसकी दृष्टि 6 वर्षीय पुत्र प्रमोद पर पड़ी, जिसने उसे व्यथित कर दिया, क्योंकि वो परेशान थी कि भाई उसे भोजन तो बनाया है लेकिन घर के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त नहीं, और जो सबसे छोटा बेटा प्रमोद जो खटोले पे लेटा है उसका तो खाने की कमी के कारण कुपोषण जैसी स्थिति हो रही है, वो बहुत बीमार इसी कारण से रह रहा। दूसरा क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी में प्रमोद का वर्णन एक निर्धन परिवार का यथार्थ चित्रण है, यह कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए जो ये प्रमोद का चित्रण किया गया है कि उसका शरीर बहुत ही दुबला पतला है, सर बड़ा है, पेट फूला हुआ है, उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं, रोता रहता है, तो ये बता रहा है कि भाई उसको भोजन ठीक से नहीं मिलता जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार, और ये उन्हीं परिवारों में होता है जहां पर खाना ठीक से ना मिले, और ये निर्धन परिवार का एक यथार्थ चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया। निर्धन परिवार में आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी कठिन होता है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद का परिवार गरीब है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण भोजन की भी समस्या है। प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोया है, साधारण भोजन के अभाव में हड्डियां निकल आई। अब उसके पास उसको ठीक से भोजन ही नहीं मिलता तो हड्डियां निकल आई, हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान हो गए हैं, पेट हंडिया की तरह फूला है। 6 वर्ष के बच्चे की यह दशा निर्धनता का परिणाम है, यानी कि पैसे नहीं है। यह वर्णन निर्धन परिवार की दयनीय स्थिति का चित्रण करती है कि यानी कि एक निर्धन परिवार में अगर बच्चे को खाना ना मिले तो उसकी कैसी स्थिति होती है, ये बताया गया है। रामचंद्र को बेजान लेटा देखकर सिद्धेश्वरी ने क्या किया और उसके मन में क्या विचार आया। तो देखिए क्या है, अब उसका बेटा जो नौकरी की तलाश में है ना, उसके लिए सिद्धेश्वरी ने सोचा होगा कि इसे क्या हो गया, नौकरी ना मिलने के कारण शायद वह उदास हो गया है, चिंता के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया है, वह डरती थी, उसके पास गई। ठीक है, क्योंकि भाई बड़ा बेटा था, नौकरी ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसे आवाज दी,
उत्तर ना पाकर उसने नाक के पास हाथ रखकर देखा, यानी कि इस तरीके की सांस चल रही है कि नहीं चल रही। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा कहीं बुखार तो नहीं आ गया। शायद इसी कारण वह बेजान सा लेट गया है। वह इसी चिंता में मन ही मन में बेचैन हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र को कुछ हो गया है या उसकी तबीयत खराब है, ये क्योंकि वो उदास था, परेशान था। सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से मोहन के संबंध में झूठ क्यों बोला, यानी कि अपने बड़े बेटे से छोटे बेटे के बारे में झूठ क्यों बोला? क्योंकि भाई गरीबी तो थी, लेकिन वो उसके कारण अपने बेटों के रिश्तों में किसी तरह की कड़वाहट नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए वो रामचंद्र से मोहन के संबंध में झूठ बोलती है। रामचंद्र मोहन से प्रेम करता था और भविष्य के संबंध में चिंतित रहता था कि भाई बड़ा ये पढ़ेगा नहीं तो बड़ा होकर कैसे क्या करेगा। इस वजह से गरीबी के कारण मोहन प्राइवेट परीक्षा दे रहा था। वह प्रायः घर से गायब रहता था। वह कहाँ जाता था इसका सिद्धेश्वरी को भी पता नहीं रहता था। यदि वह रामचंद्र से मोहन की सच्चाई कह देती, ही उसके घर से गायब रहने की बात बता देती, तो रामचंद्र को दुख होता, क्रोध भी आ सकता था। भाई गुस्सा होता तो भाई दोनों भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का तनाव, इसीलिए उसने रामचंद्र से झूठ बोला। मतलब दोनों भाइयों के बीच जो है वो संबंध अच्छा बना रहे। रामचंद्र के हृदय में सबके प्रति स्नेह था। क्या आप इस मत से सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं, क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था, अपनी जिम्मेदारियों को समझता था और इसी के कारण वह नौकरी की खोज में था, ताकि जल्द से जल्द नौकरी उसे मिले और घर के ये जरूरतों में वो अपना हाथ बटा सके, है ना। रामचंद्र सिद्धेश्वरी का बड़ा पुत्र था। वह नौकरी की तलाश में भटक रहा था। वह समझता था कि घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में उसका कोई सहयोग नहीं है, कि भाई नौकरी मिल जाए तो पैसे आ जाए तो घर की स्थिति भी सुधर जाए। परंतु उसके हृदय में सबके प्रति स्नेह था। स्वयं उसने माँ से बाबूजी, मोहन और प्रमोद के भोजन करने की बात पूछी थी। वह नहीं चाहता था कि स्वयं भोजन कर ले और सब भूखे रहे। वह मोहन के भविष्य के संदर्भ में भी सोचता था। स्पष्ट है कि उसके हृदय में सबके प्रति स्नेह था और बड़े होने का उत्तरदायित्व निभा रहा था। सबको प्यार भी करता था और अपनी जिम्मेदारियों से भी वो पूरी तरीके से आगाह था। प्रश्न संख्या 6। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी मां की ओर देखा। रामचंद्र के आश्चर्य का कारण क्या था? अब देखिए क्या है। सिद्धेश्वरी का छोटा पुत्र 6 वर्ष का था। सबसे छोटा कौन सा? प्रमोद। बाल स्वभाव और उम्र के कारण वह जिद्दी था। एक दिन पूर्व उसने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली और 1.5 घंटे तक रोया था। रामचंद्र ने उससे झूठ कह दिया था कि आज वह नहीं रोया। ठीक है, क्यों? उसने बोला, सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से बोला कि भाई आज जो है प्रमोद नहीं रोया। प्रमोद के ना रोने की बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। जो रेवड़ी के लिए हट कर सकता है, यानी कि वो जानता था प्रमोद के स्वभाव को, इसलिए उसको आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे आज वो नहीं रोया। वह अकारण ही रो सकता था। दूसरा, माँ की बात सुनकर भी आश्चर्य हुआ कि शायद झूठ बोल रही है। इसी कारण उसने आश्चर्य, क्योंकि वो समझ गया था कि भाई प्रमोद जो है वो तो बगैर कारण भी रो सकता है, तो जरूर उसकी माँ जो है वो झूठ बोल रही होगी। प्रश्न संख्या 7 है। दोपहर का भोजन कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उन्होंने एक गरीब परिवार की स्थिति को दर्शाने के उद्देश्य से ये कहानी हमारे सामने अमरकांत जी ने रखी है ना। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे मध्यम परिवार की कहानी है जो गरीबी से जूझ रहा है। गरीबी की मार कितनी भयंकर होती है इसका वर्णन करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। परिवार में कोई नौकर नहीं है, सभी गरीबी से परेशान हैं, किंतु सुगृहिणी सिद्धेश्वरी किसी को भी गरीबी का एहसास नहीं होने देती। वह प्रत्येक को प्रसन्न देखना चाहती है। उसने के झूठ बोलने का कारण यही है। वह परिवार को बिखरते नहीं देखना चाहती। यह सब गरीबी का कारण जिसे दिखाना कहानीकार का उद्देश्य है। तो एक गरीब परिवार में भी एक परिवार को जोड़े रखने की जिम्मेदारी जिस तरीके से सिद्धेश्वरी निभा रही है, ये भी दिखाना और गरीब परिवार की स्थिति को दर्शाना इस कहानी का उद्देश्य है। मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी के असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबद्ध हैं, लिखिए। अब जो सिद्धेश्वरी और उनके
पति जो है मुंशी जी चंद्रिका प्रसाद आपस में जो बातें कर रहे हैं वो असंबद्ध है, मतलब पूरी कहानी से कहीं संबंध ज्यादा नहीं रखते, लेकिन तब भी वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? जब मन बोझिल होता है तो वातावरण में भी गंभीरता होती है, तो असंबद्ध बातें करके मन के बोझ को हल्का कर लेते हैं। क्या होता है ना कि जब हम निराश हो तो हमें लगता है कि हमसे कोई बातें कर ले तो काफी हद तक हमारे दिल की जो बोझलता है वो दूर हो जाती है। ये उसी तरीके की बातें हैं। सिद्धेश्वरी भी जो है निराश है और उधर चंद्रिका प्रसाद भी ना जो है वो थोड़ा सा निराश है। मुंशी जी और सिद्धेश्वरी गरीबी के कारण दुखी हैं, अतः दोनों असंबद्ध बातें करके गरीबी की बातें भूलना चाहते हैं। सिद्धेश्वरी किसी के दोष नहीं गिनाती बल्कि अच्छाइयां बताती है। वह दूसरों की चर्चा करती है, वह पति के दुख को कम करना चाहती है, इसीलिए वह कहती है मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। इसका परिणाम अच्छा निकला और मुंशी जी बोल पड़े, मक्खियां बहुत हो गई हैं। फिर भी सिद्धेश्वरी ने फूफा जी की बीमारी और गंगाधर बाबू की लड़की की बात छोड़। इस असंबद्ध बातों से सिद्धेश्वरी गरीबी का बोझ हल्का करने, यानी कि अगर देखिए हम अगर उसी जिस हमको प्रॉब्लम है उसी के बारे में सोचते रहे, बात करते रहे, तो हम धीरे धीरे डिप्रेस होने लगते हैं। भाई परेशानी तो अपनी जगह है, उससे अलग निकल कर अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं वो परेशानी हमें छोटी लगने लगती है। अमरकांत ने अपनी कहानी दोपहर का भोजन में यत्र तत्र प्राकृतिक वातावरण का भी वर्णन किया है। कहानी में आए उन स्थलों का उल्लेख कीजिए, मतलब बहुत तरीके से आसपास की चीजों को उन्होंने दर्शाने की कोशिश करी है ताकि कहानी में जीवंतता बनी रहे, है ना। कहानी के प्रारंभ में जब सिद्धेश्वरी प्रतीक्षातुर दरवाजे पर आकर खड़ी होती है तो दोपहर का वर्णन किया गया है। 12 बज चुके हैं, धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता लिए हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते हैं। दूसरा स्थल वह है जब रामचंद्र खाना खा रहा था। दोपहर का ही वर्णन है। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी। प्रकृति का सरल भाषा में यथार्थ चित्रण, यानी कि जब हम कहीं पर बैठते हैं तो जो हमें एक्चुअल में दिखाई देता है वही चीजें वहां पर प्रदर्शित करी अमरकांत जी ने, जिससे कहानी को एकदम नेचुरल रूप हमें प्रदान करने को मिला है कि हाँ ये वास्तविक कहानी। सिद्धेश्वरी के चरित्र की 3 विशेषताएं बतानी है, चलिए देखते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी। लेखक का लक्ष्य आदर्श गृहिणी के चरित्र को उभार कर नारी जाति को प्रेरणा देना है। सिद्धेश्वरी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सुगृहिणी, यानी कि एक अच्छी गृहिणी। सिद्धेश्वरी सुगृहिणी है। परिवार को कैसे चलाना चाहिए, सभी को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है, इसे वह अच्छी तरह जानती है। उसने अपने पति एवं पुत्रों की चिंता को समझा और उन्हें किसी प्रकार हल किया। उसने घर में शांति बनाए रखने का प्रयत्न किया। तो एक गृहिणी का काम ही होता है घर को जोड़े रखना, आपस में सबके प्रेम बनाए रखना। ये काम यहाँ पर सिद्धेश्वरी ने किया है। त्याग की भावना। सिद्धेश्वरी ने परिवार की शांति के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दिया। घर में आटा कम होने पर भी उसने पुत्रों और पति को शांति से खाना खिलाया, किंतु स्वयं आधी जली रोटी खाकर रह गई। उसने अपनी जरूरत को किनारे कर दिया था। उसने यह प्रकट नहीं होने दिया कि वह भूखी है। उसने अपने चेहरे पर चिंता का भाव प्रकट नहीं होने दिया। नेक्स्ट है माता का आदर्श। सिद्धेश्वरी सच्ची माँ है। प्रमोद को अटूटे खिटौले पर सोया हुआ देखकर उसे पीड़ा होती है। रामचंद्र मोहन को आग्रह कर कर भोजन कराती है। मोहन रोटी खाता रहा और वह पंखा झलती रही। भाइयों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना बनी रहे, इसलिए वह झूठ बोलकर एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहती है। उसने माँ के धर्म को अच्छी तरह निभाया। तो यानी कि एक माँ का जो धर्म होता है उसने उसको पूरी तरीके से निभा रही है, एक आदर्श माँ की तरह। प्रश्न संख्या 11 है, दोपहर का भोजन कहानी का सार लिखे। यानी कि अब ये जो पूरी कहानी है इसका सार आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है ताकि आप इसे जो है लिख सके।
दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखित एक छोटी परंतु महत्वपूर्ण कहानी। ये कहानी विडंबना और करुणा की कहानी। सिद्धेश्वरी नामक स्त्री अपने पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद और 3 लड़कों रामचंद्र, मोहन और प्रमोद के साथ आर्थिक तंगी से जीवन व्यतीत कर रही होती है। तंगी इतनी है कि कोई भी भरपेट खाना नहीं खा सकता, पर इस विडंबना को घर का हर सदस्य एक दूसरे से छिपाता है। सबको पता है, लेकिन कोई किसी के सामने प्रकट नहीं कर रहा। दोपहर के भोजन के समय जब माँ सिद्धेश्वरी बच्चों से अधिक रोटी खाने को कहती है तो वह बिगड़ उठते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि यदि एक भी रोटी ज्यादा खाई तो दूसरे सदस्य को कम मिलेगी और माँ तो भूखी ही रह जाएगी। इसीलिए कोई भी भरपेट नहीं खाता, पर भरपेट ना खाने का कारण सभी स्पष्ट भी नहीं करते हैं कि भाई मैं नहीं खा रहा तो इसका रीजन क्या है, ये भी कोई नहीं देता। इन सब के चलते अंत में सिद्धेश्वरी अपने हिस्से की एक रोटी में से आधी रोटी अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए उठाकर रख देती है और स्वयं आधी रोटी खाकर घर की स्थिति को देखकर रोने लगती है। तो ये खाने को भी पूर्ण न पड़ना स्थिति जो है वो एक गरीब परिवार की स्थिति को दर्शा रही है। अपना पहला ग्रास मुंह में रखा और तब नामालूम कहां से उसकी आंखों में टप टप आंसू छूने लगे। इस कथन के आधार पर सिद्धेश्वरी की मन स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वो घर की गृहिणी थी, वो सबको भरपेट पूरा भोजन भी नहीं दे पा रही थी। इस चीज का एहसास था उसको, इसी से वो बहुत ज्यादा व्यथित भी थी। सिद्धेश्वरी एक भारतीय गृहिणी है। वह घर की सभी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कटुता नहीं आने देती। घर की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। वह कम साधनों में भी परिवार का पेट भरने की पूरी कोशिश करती है, यानी कि उसके पास जितना है उतने में ही वो सबको भोजन देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसे बहुत झूठ बोलना पड़ता है। उसे इस बात का भी बहुत दुख है कि घर का प्रत्येक सदस्य आधा पेट भोजन करके पेट भरा होने का नाटक करता है। सब कर रहे हैं और सब एक दूसरे की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ। वह स्वयं भी भूखी रह जाती है, किंतु उसे स्वयं के भूखे रहने से अधिक पति व बच्चों के भूखे रहने की चिंता है। वह घर की विषम स्थिति देखकर व्याकुल हो उठती है। अपने दर्द में वह किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती पाती, यही दर्द उसकी आंखों में आंसुओं के रूप से बाहर निकलता है। तो वो दुखी है अपने घर की स्थिति को देखकर। दोपहर का भोजन कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डाली। ठीक है, अमरकांत जी ने बहुत ही जो एक वास्तविक स्थिति होती है उसे एकदम साधारण और सहज भाषा में प्रकट किया है। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा रचित एक यथार्थवादी कहानी है, यानी कि यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, रियलिस्टिक कहानी। इस कहानी में मध्यम वर्ग की पीड़ा, दुख एवं विषाद का चित्रण हुआ है। कहानीकार ने कहानी में विशुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना करके सरल, संक्षिप्त और सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया, यानी कि बहुत कठिन शब्दावली नहीं है, बहुत ही आसान शब्दावली है जिससे सभी आसानी से समझ सके। इनकी कहानियों में बोरियत, बोझिलता एवं जटिलता आदि का कोई स्थान नहीं। मुहावरों की अभिव्यंजना से भाषा शैली सटीक बन गई है। कहीं यहाँ तहाँ उन्होंने मुहावरों का इस्तेमाल भी किया है। व्यंग शैली इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। अपनी इसी शैली में अमरकांत पाठक का मन मोह लेते हैं। वो व्यंग शैली यहाँ पर उन्होंने व्यक्त करी। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक ने दोपहर का भोजन कहानी में परिवार की विपन्नता का कैसे चित्रण किया। अब जैसे प्रमोद की स्थिति हो या फटी पैबंद लगी साड़ी हो, मक्खियों का भिनभिनाना हो, ये सभी से वो घर की विपन्नता को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने परिवार की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है, यानी कि एक्चुअल में गरीब परिवार कैसा होता है उसका वर्णन उन्होंने किया है। घर की स्थिति इतनी दयनीय है कि सबको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। रामचंद्र इंटर पास है, फिर भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा। रामचंद्र को खाना खिलाते वह पूछती है वहां कुछ हुआ, यानी कि वो जानना चाहती है कि भाई वो जॉब के लिए जहां गया था वहां जॉब मिली या नहीं मिली। रामचंद्र भावहीन आंखों से माँ की ओर देखता कहता है समय आने पर कुछ हो जाएगा, यानी कि अब उसे भी नहीं, उसे पता है कि भाई जो कुछ हुआ ही नहीं तो मैं माँ को क्या जवाब दूं।
जब रामचंद्र मोहन के बारे में माँ से पूछता है तो रामचंद्र के सामने यही कहती है कि अपनी किसी साथी के घर पढ़ने गया, जबकि उसे नहीं पता कि भाई मोहन कहाँ गया है ना। मुंशी चंद्रिका प्रसाद के पास पहनने के लिए तार तार बनियाइन है। आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी गंदी साड़ी टंगी हुई है। दाल पनिहाल बनी है, यानी कि एकदम पानी पानी सी दाल बनी है। प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोया है, वहां हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। मुंशी जी पसलियों से होते हुए भी 50-55 के लगते हैं, 45 के होते हुए भी क्या लग रहे हैं, 50-55 के, यानी कि अपनी उम्र से ज्यादा लग रहे हैं। कहानी के अंत में भी वहां मक्खियां और गंदगी दिखाई पड़ती है। अलगनी पर पैबंद लगी गंदी साड़ियों, पानी भरी दाल, गिनती की रोटियों की गरीबी की भयानकता बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार इस कहानी में लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की विपन्नता का सजीव चित्रण किया, यानी कि एक परिवार कितना गरीब है इसको उन्होंने जगह जगह फैली हुई ये छोटी छोटी चीजों, यानी कि मक्खी भिन बनाने तक के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करी। प्रश्न संख्या 15 है, मोहन के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। ये सिद्धेश्वरी का मंझला बेटा है ना। देखिए क्या, मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का है। वह रामचंद्र से का छोटा भाई, उसकी आयु 18 वर्ष की है। वह कुछ सांवला है, उसकी आंखें छोटी हैं, उसका शरीर रामचंद्र की तरह दुबला पतला है, उसका कद छोटा है। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई देता है। इस वर्ष वह हाई स्कूल की प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा है। तो वो मंझला है, अपनी उम्र से बड़ा इसलिए है क्योंकि परिवार की जो मुसीबतें हैं उसने उसे अपनी उम्र से बड़ा बना दिया है। तो ये सब हम जानते हैं मोहन के बारे में, ठीक है। ये रहा हमारा चैप्टर जो हमने आज देखा, समझा कि भाई किस तरीके से जो है एक गरीब परिवार सरवाइव कर रहा है, इसके बारे में, उसकी मुसीबतों के बारे में, जिसे अमरकांत जी ने हमारे सामने सजीव किया था। तो यहाँ पर खत्म हो गए हमारे ये 15 प्रश्न। तो इसी तरीके से अभी हमारे पास हमारे आगे के अध्याय और हैं, तो चलिए मिलेंगे उसके साथ। लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम जल्दी ही मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।